पॉडोरा में आपका स्वागत है, जहां हर दिन हम आपके लिए नई किताबें लेकर आते हैं। आज की किताब है सत्यजीत राय की कहानियां, और इसमें से हम सुनेंगे इस किताब की तीसरी कहानी, जिसका नाम है ब्राउन साहब की कोठी। आप मुझे पुरानी किताबों का कीड़ा कह सकते हैं। असल में बैंक की नौकरी से मैं कितना भी कमाता हूँ, उसका लगभग आधा पैसा पुरानी किताबें खरीदने में ही चला जाता है। और इसी पुरानी किताबों के चक्कर में ही मुझे ब्राउन साहब की डायरी मिली थी। ये कोई छपी हुई डायरी नहीं थी, बल्कि सरपत की कलम से लिखी हुई एक असली डायरी थी। लाल चमड़े की जिल्द, बीच में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा था, जॉन मिडल्टन ब्राउन। और नीचे पता, एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन, बैंगलोर। और तारीख थी जनवरी 1858, यानी आज से लगभग 125 साल से भी ज्यादा पुरानी। शुरू में तो मुझे लगा कि इसमें किसी पुराने अंग्रेज साहब की रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं होगा, और शुरू के 100 पन्ने पढ़कर कुछ ऐसा ही लगा भी। ब्राउन साहब बेंगलोर के किसी स्कूल में मास्टर थे। उन्होंने अपनी ही बातें ज्यादा लिखी थीं, कभी अपने बगीचे के बारे में, तो कभी इंग्लैंड में अपने घर के बारे में। लेकिन एक चीज बड़ी अजीब थी, किसी साइमन का जिक्र बार बार आता था। यह साइमन कौन था? उनका बेटा, भाई, या कोई रिश्तेदार? यह डायरी से साफ नहीं हो रहा था। लेकिन साइमन के लिए साहब के दिल में एक गहरा लगाव था, यह बात साफ समझ आ रही थी। डायरी में साइमन की समझदारी, उसकी हिम्मत, उसके गुस्से और शरारतों की बातें भरी पड़ी थीं। और फिर डायरी में एक दुखद खबर भी थी, साइमन की मौत की खबर। 22 सितंबर की शाम 7:30 बजे बिजली गिरने से साइमन की मौत हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह ब्राउन साहब के बगीचे में एक झुलसे हुए पेड़ के पास साइमन की लाश मिली थी। इस घटना के बाद 1 महीने तक डायरी में सिर्फ दुख और निराशा ही भरी थी। साहब ने वापस अपने देश जाने की भी सोची, लेकिन उनका मन नहीं माना। वो साइमन की आत्मा से दूर नहीं जाना चाहते थे। और फिर अचानक 2 नवंबर की डायरी में एक हैरान कर देने वाली घटना का जिक्र था, और इस घटना को उन्होंने लाल स्याही से लिखा था। उन्होंने लिखा था, आज शाम 7:30 बजे जब मैं घर लौटा और जैसे ही ड्राइंग रूम के अंदर गया तो देखा साइमन फायरप्लेस के पास अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठा है। सचमुच साइमन ही था। मैं उसे देखकर खुशी से पागल हो गया। वो सिर्फ बैठा ही नहीं था, बल्कि अपनी प्यारी आंखों से मेरी तरफ देख भी रहा था। कमरे में अंधेरा था, इसलिए साइमन को ठीक से देखने के लिए मैंने जेब से दिया सलाई निकाली। तीली जलाते ही रोशनी तो हुई, मगर अफसोस, उतने में ही साइमन गायब हो गया था। इसके बाद डायरी में दुख की कोई बात नहीं थी, क्योंकि साइमन से ब्राउन साहब की रोजाना मुलाकात होने लगी थी। साइमन के भूत ने साहब को कभी निराश नहीं किया। बस इतना ही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ब्राउन साहब की वो कोठी, बैंगलोर के फ्रेजर टाउन का वो एवरग्रीन लॉज, क्या अब भी है? और क्या वहां अब भी शाम के वक्त साइमन साहब की भूत का आना होता है? अगर मैं उस कोठी में जाकर एक शाम गुजारूं, तो क्या साइमन के भूत को देख पाऊंगा? आखिरकार मुझे बंगलौर जाने का मौका मिल ही गया। मेरा पुराना दोस्त अनीक वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नौकरी करता था। मैंने उसे ब्राउन साहब की कोठी के बारे में बताया तो वो सुनते ही डर गया। कहने लगा, देखो रंजन, अगर भूत देखने का इरादा है तो मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अनीक स्कूल में भी डरपोक के नाम से बदनाम था। खैर, उसने मेरी मुलाकात अपने एक दोस्त मिस्टर ऋषिकेश बैनर्जी से कराई। बैनर्जी साहब हट्टे कट्टे और दिलेर आदमी थे। मेरी कहानी सुनकर उन्होंने ऐसा ठहाका लगाया कि पास के पेड़ पर बैठी गिलहरी भी भाग गई। बोले, भूत? आप इस जमाने में भी भूतों पर यकीन करते हैं? अनीक ने कहा, चाहे जो भी हो मिस्टर बैनर्जी, भूत हो या ना हो, रंजन कलकत्ते से आया है और मेरा मेहमान है। मैं उसे वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। आप उसके साथ जा सकते हैं या नहीं, बस यही बताइए। मिस्टर बैनर्जी ने अपनी जेब से पाइप निकालते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब हाँ, मैं एक शर्त पर जा सकता हूं।
मैं अपने साथ एक के बदले 2 आदमी ले जाऊंगा। ये कहकर वो फिर जोर से हंस पड़े। अनीक का चेहरा तो जरा उतर गया था, मगर वो मना नहीं कर सका। बैनर्जी साहब ने पूछा, कोठी का नाम क्या बताया? एवरग्रीन लॉज। फ्रेजर टाउन में? डायरी तो यही बताती है। उन्होंने पाइप से कश लिया। ठीक है, अगर जाना ही है तो देरी किस बात की? आज शाम 4 बजे के बारे में क्या ख्याल है? अगले दिन शाम 4 बजे हम उस कोठी की तरफ निकल पड़े। अनीक ने हमारे साथ टॉर्च, कॉफ़ी, सैंडविच और ताश की गड्डी जैसा सारा सामान रख दिया था। मिस्टर बैनर्जी ने बताया कि उन्होंने उस जगह का पता लगा लिया है। एवरग्रीन लॉज नाम का एक पुराना वीरान कॉटेज है जो करीब 50 साल से खाली पड़ा है। हम जब वहां पहुंचे तो लगा जैसे इंग्लैंड के किसी गांव के पुराने वीरान मकान के सामने आ गए हों। सामने बगीचा जिसमें अब फूल पौधों की जगह घास और झाड़ झंकाड़ उगाए थे। हम टूटे हुए दरवाजे से अंदर गए। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक बड़ा सा कमरा था, शायद यही बैठक रही होगी। अनीक सामान रखकर चादर बिछा ही रहा था कि हमें किसी के जूते पहनकर चलने की आवाज सुनाई दी। अनीक का तो चेहरा ही उतर गया। हम तीनों गलियारी की तरफ बढ़े तो सामने से एक आदमी निकला। वो एक पेंटर थे, मिस्टर वेंकटेश। वो उस मकान को अपने स्टूडियो के लिए खरीदना चाहते थे। खैर, हम वापस बैठक में आकर बैठ गए। मिस्टर बैनर्जी बोले, चलिए ताश खेलते हैं। अंधेरा हो रहा था तो हमने 2 मोमबत्तियां जला लीं। हम खेल में डूबे थे कि तभी सन्नाटे में एक बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खटखटाहट हुई। इस बार अनीक का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। बैनर्जी साहब ने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है? हम तीनों बाहर गए तो देखा एक अंग्रेज साहब खड़े थे, डॉक्टर लार्किन। वो पास में ही रहते थे और हमारी गाड़ी देखकर बस यूं ही चले आए थे। अब और क्या करें, हम फिर ताश खेलने में जुट गए। खेल का सिलसिला चलता रहा। बीच बीच में एक अनजान पक्षी की कर्कश आवाज के अलावा किसी भी तरह की आवाज या घटना ने हमारी शांति में कोई रुकावट नहीं डाली। अब रात के 6:30 बज चुके थे। बाहर रोशनी बिल्कुल नहीं थी। हम खेल में डूबे हुए थे कि तभी अनीक की आंखों की रोशनी एक पल में बदल गई और उसके हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए। उसकी नजर दरवाजे के बाहर गलियारे की तरफ टिकी हुई थी। हम दोनों ने भी उसी तरफ देखा। जो कुछ हमने देखा उससे कई पलों के लिए हमारा गला सूख गया और सांसें रुक गईं। बाहर गलियारे के अंधेरे से 2 चमकती हुई आंखें हमारी ओर घूर रही थीं। मिस्टर बैनर्जी का दाहिना हाथ धीरे धीरे कोट की जेब की तरफ चला गया और ठीक उसी पल जादू की तरह वो मामला मेरे सामने साफ हो गया और मेरे मन से सारा डर निकल गया। मैंने कहा, आपके पिस्तौल की जरूरत नहीं है साहब, ये वही काली बिल्ली है। मेरी बात से अनीक में भी हिम्मत आई। अब वो चमकती आंखें हमारे कमरे की तरफ आने लगीं। चौखट पार करते ही मोमबत्ती की रोशनी में मेरी बात सही साबित हुई। ये वही काली बिल्ली थी। बिल्ली बाईं तरफ मुड़ी फायरप्लेस की ओर और हमारी नजरें उसका पीछा करने लगीं। और तभी हम तीनों के गले से एक साथ एक हैरान कर देने वाली चीख निकल गई। इस चीख की वजह यह थी कि जब हम ताश खेलने में व्यस्त थे, उसी बीच पता नहीं कहां से और कैसे एक गाढ़े लाल रंग की मखमल से ढकी हुई ऊंची पीठ वाली कुर्सी फायरप्लेस के पास आ गई थी। वो काली बिल्ली चुपचाप कुर्सी की तरफ बढ़ी, एक पल वहां रुकी और फिर एक छलांग लगाकर कुर्सी पर गोल होकर लेट गई। और उसी पल एक अजीब आवाज सुनकर मेरा शरीर पीला पड़ गया। किसी बिना शरीर वाले बूढ़े आदमी की खिलखिलाहट के बीच से बार बार एक ही नाम सुनाई दे रहा था, साइमन, 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 साइमन। और उसके साथ ही बचपने से भरी खुशियां और तालियों की गड़गड़ाहट। एक चीख सुनाई दी और अनीक बेहोश हो गया। मैं भी अब और नहीं रोक सका। ताश, मोमबत्ती, फ्लास्क, चादर सब कुछ वहीं छोड़कर हम अनीक को उठाकर बाहर भागे। अनीक के घर पहुंचकर जब उसे होश आया तो मिस्टर बैनर्जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो साइमन एक बिल्ली थी? हाँ, साइमन ब्राउन साहब की प्यारी, समझदार
और लाडली पालतू काली बिल्ली थी, जिस साइमन की मौत आज से 113 साल पहले बिजली गिरने से हुई थी। तो ये थी ब्राउन साहब और उनके प्यारे साइमन की रहस्यमयी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी में एक नए रोमांच के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सुनते रहिए ओडोरा।